स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है। ये क्लास आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। ठीक है, सभी ट्रेड मतलब कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर और ड्राफ्टमैन, सारे ट्रेड के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन है। और यह क्लास अभी पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन की पहली क्लास है। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर की अलजेब्रा पढ़ा दी है। अलजेब्रा और फिर आपका फ्रिक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वो क्लास यदि आपको देखना है तो आप ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे जाइए। ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उन सारी क्लासों की और इस क्लास की भी यदि पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप www.globaliti.org अपने मोबाइल में सर्च करिए। मोबाइल के किसी ब्राउजर में सर्च करके आप जाके इस वेबसाइट से आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट देने की भी सुविधा है। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कि मात्रक। मात्रक के कौन से दो प्रकार होते हैं? आप लोग मात्रक पढ़े होंगे, फिजिक्स में मात्रक आप लोग पढ़े होंगे ना, 10वीं क्लास में भी आप लोग मात्रक पढ़े होंगे। 10वीं वहीं से स्टार्ट ही होती है फिजिक्स, 10वीं में या 9वीं में। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, यही चीज पूछा है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से। इकाई मतलब कि यूनिट्स के दो प्रकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से है? देखो, यूनिट जो होता है आपका, यूनिट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फंडामेंटल और दूसरा है आपका डेराइव्ड। एक है आपका फंडामेंटल, दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल वो यूनिट होती है जो एकदम बेसिक्स इकाइयों को उठा के या बेसिक इकाइयों की सहायता से बनाई जाती है, उसे हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। और इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके डेराइव्ड वाला बनाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फिर डेराइव्ड वाला बनाया जाता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल पुनः चार प्रकार की होती है। ये फंडामेंटल पुनः चार प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एसआई यूनिट, ठीक। दूसरा होता है आपका एमकेएस यूनिट। तीसरा होता है आपका सीजीएस यूनिट। और चौथा होता है एफपीएस यूनिट। ठीक, ये चार यूनिट होते हैं फंडामेंटल के पुनः चार प्रकार हैं। ये पहला है एसआई यूनिट, दूसरा है एमकेएस, तीसरा है सीजीएस, चौथा है एफपीएस। ठीक, अब देखो, जो एसआई यूनिट है और एमकेएस यूनिट है, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों लगभग सेम है, लेकिन बस अंतर दोनों में इतना है कि एसआई यूनिट जो होती है वो यूनिट ऐसी यूनिट होती है जैसे कि कोई अलग से इसका नाम दे दिया गया हो। उसमें बेसिक मात्रक तो हमारे यूज किए गए हो एमकेएस वाला है, लेकिन उसका एक अलग से कोई नाम दे दिया गया हो। जैसे कि बल है आपका, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, और ऐसे ही धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन धारा का मात्रक यदि मैं फार्मूला लिखना चाहूं तो धारा का फार्मूला क्या होता है भाई? Q = IT होता है ना, Q = IT। तो I = क्या हो जाएगा? Q/T। मतलब कि आवेश का मात्रा क्या होगा? आवेश का मात्रक होगा कूलाम्ब पर सेकेंड। कूलाम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो वो जो एम्पियर, ये तो इसका एमपीएस है, ये एमकेएस प्रणाली है। ये एमकेएस प्रणाली का मात्रक है। लेकिन यदि इसका एसआई मात्रक मैं बताऊं यहाँ पे, तो एसआई मात्रक यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका एसआई मात्रक एम्पियर बनेगा। ठीक, सेम उसी प्रकार से एसआई यूनिट में यदि मैं बल की बात करूं तो बल में आपका जो न्यूटन है, न्यूटन एसआई मात्रक हो जाएगा। बाकी बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक इस फार्मूले से बना है। बल का फार्मूला क्या होता है? M × A। M क्या होता है? जहां पे M द्रव्यमान होता है और A क्या होता है? A त्वरण होता है। ये द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ये त्वरण होता है। ठीक, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई? द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया m के s मात्रक बल का ये m के s मात्रक है। SI मात्रक भी लगभग सेम ही है, लेकिन SI मात्रक अब यहाँ पे बल का एक अलग से बन जाता है न्यूटन। न्यूटन जो न्यूटन का इसका मात्रक है, बल का मात्रक, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट है मतलब कि पूरे विश्व में हर जगह बल का मात्रक न्यूटन ही होगा। ठीक, तो ये है आपका SI यूनिट, फिर एक MKS यूनिट है, फिर CGS है, फिर MPS है। MKS का है, MKS का यहाँ पे फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS का है सेंटीमीटर ग्राम, और ये S का मतलब है सेकेंड। ठीक है, और ये FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड, फिर ये CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये फुल फॉर्म यदि आप लिखना चाहें तो फुल फॉर्म भी नीचे एक एक करके लिख लीजिए। तो यहां से इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इकाइयों की प्रणाली दो प्रकार की कौन सी है। तो कौन सी है भाई, यहाँ पे दो प्रणाली, एक फंडामेंटल है और एक डिराइव्ड है। तो फंडामेंटल डिराइव्ड ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो जो यूनिट का एक बेसिक होता है, बेसिक भी मैंने बताने का प्रयास किया ताकि आप को आसानी से समझ में आ जाए। एक ही जगह जैसे कई सारी चीजों को एक जगह समराइज करके लिख दिया जाता है, तो एक बार में चीजें क्रम से याद हो जाती हैं, इसलिए मैंने क्रम से पूरा लिख दिया है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है। देख भाई, मूलभूत इकाई आपकी जो फंडामेंटल इकाई होती है, फंडामेंटल जो मात्रक होते हैं, फंडामेंटल मात्रक आपके केवल तीन ही होते हैं। तीन, पहला है लंबाई, ठीक है, दूसरा है आपका द्रव्यमान, और तीसरा है समय। यही तीन फंडामेंटल इकाई होते हैं। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं इसी से इधर उधर करके बनाए गए हैं। बेसिक तीन आपके यही है। ठीक, यही ऑप्शन आपका, ऑप्शन मैच कराइए कौन सा है, ऑप्शन बी, लेंथ मास टाइम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेंथ मास एंड टाइम, ये आपके बेसिक्स यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और इन्हीं की सहायता से, जैसे कि मैं बात करूं यदि मैं बल की बात करूं, बल, यहां से देखो मैं कैसे बता रहा हूं कि यही बेसिक है। जैसे बल इक्वल टू क्या होगा भाई, m इंटू ए होगा ना, m इंटू ए होगा, तो m का मात्रक क्या होगा भाई, m का मात्रक किग्रा है, चलो किग्रा में लिख दिया। ठीक है, a का मात्रक क्या है भाई, a का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, तो देखो तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रक यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, द्रव्यमान का मात्रक बन जाएगा किग्रा, बन तो गया, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड। तो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों से ये अलग से मात्रक बन गया कि नहीं। सारे जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों का मात्रक हम लोग इन्हीं तीनों का उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि मूलभूत इकाई। ठीक, इतनी बात तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। अभी मैं बताया हूं आपको कि MKS का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये होता है MKS का फुल फॉर्म। CGS का भी यहीं पे लिख लो, CGS का फुल फॉर्म क्या होगा, CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। इसके बाद एक था FPS ना, FPS का भी लिख लो, FPS का होता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड।
तो इन तीनों का फुल फॉर्म लिख लीजिए, तीनों का फुल फॉर्म लिखे रहेंगे। हो सकता है कहीं अभी यहाँ पे एमकेएस का पूछा है, आगे चल के सीजीएस का पूछ देगा, सीजीएस में सी क्या है, तो ये पॉइंट तीनों नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे मैच करा लीजिए। एमकेएस में मैं क्या लिखा हूँ, एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। चलो बाहुबली वाले आगे बढ़ो। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं बताइए। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखो भाई 1 इंच इक्वल टू कितना होता है भाई? 1 इंच इक्वल टू आप जानते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यदि 2.54 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को यदि मुझे मिलीमीटर में चेंज करना रहता है तो क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो यहाँ पे लिख लो कि 1 इंच बराबर 2.54 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलीमीटर mm। ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ठीक, इतनी बात तो क्लियर होगी ना, इतनी बात तो यार याद होगी सबको। किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ये तो सबको याद होगा। नहीं याद है? चलो नहीं याद है तो किसी सेशन में मैं ये भी करवा दूंगा। ठीक, तो यहां से ऑप्शन मैच करा लो। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। यार तुम लोग सही में बाहुबली बन जाओगे क्या? सारे आंसर का सारा आंसर बी ही बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये कोइंसिडेंस है ऐसा कि बी ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, एलसीएम निकालना है इसका, इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितने को निकालने आता है, कितने कितने लोगों को निकालने आता है? देखो एलसीएम निकालने का एक बेसिक मेथड तो ये है कि आप ऐसे लिखो इसको, फिर ऐसे लिखो, फिर यहाँ पे हमने लिखा 6, 12, 18, 36, 6, 12, 18, 36। मैंने इसको थोड़ा सा सजातीय पद में लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सबसे छोटा गुणनखंड जो है, सबसे छोटे गुणनखंड से हम लोग भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका 3 बार, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 18 बार। फिर हमने 2 से भाग दिया इसने, फिर 2 से हमने भाग दिया। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा, अब ये नहीं कटेगा तो ऐसे हमने 3 लिख दिया, फिर ये 3 बार चला जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे रह जाएगा और ये फिर 18 का 9 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब 2 का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब हम लेंगे यहाँ पे 3। अब हम अभाज्य गुणनखंड क्या लेंगे, 3। तो 3 को लो, 3 को लोगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 3 से 3 कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। फिर इसमें भाग करो तो ये भी 1 बार में जाएगा, और फिर 3 का भाग किया 9 में तो ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग किया 9 में तो फिर ये 3 बार जाएगा। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद फिर क्या किया, फिर से 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये बन जाएगा आपका 1, 1, 1 और 1। ठीक, ये बेसिक आपका एलसीएम निकालने का मेथड है। अब आपका यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, अब आपका यहाँ से एलसीएम जो है, जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड लिया है, अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ से कितना बन जाएगा भाई, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 3 36, 12 3 36। ये बन गया आपका 36। ये जो आया, ये 36 क्या है, ये एलसीएम है इन सभी का। 36 एलसीएम है इन सभी का। 36 मतलब कि सी फॉर सीएसके, सी फॉर सीएसके। चल भाई, बहुत तुम लोग सीएसके आईपीएल बाहुबली कर रहे हो,
यहां से देखो एक मेथड तो हमने बता दिया आपको, बेसिक जो मेथड है, बेसिक जैसे एलसीएम निकालने का जो मेथड होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसमें कलाकारी कर रहा हूं, थोड़ा सा कलाकारी कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। अब देखो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 6 को क्या लिख सकता हूं भाई, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूं क्या, लिख दिया। फिर 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 3 लिख सकता हूं क्या, आसानी से। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं सर, 18 को लिखना है तो 2 गुणे 3 लिख दीजिए सर, ठीक। और 36 का क्या हो जाएगा, 36 का लिखना है तो सर ऐसे कर दीजिए, 2 गुणे 3 ऐसे कर दीजिए। एलसीएम बोला है, एलसीएम निकालने को बोला है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, रुक जाओ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लोवेस्ट मतलब कि मिनिमम सारे ले लेने हैं, जो भी मिनिमम कॉमन है, मिनिमम कॉमन वाले ले लेने हैं, आपके जो भी मल्टीप्लायर है उनको ले लेना है। तो देखो ये दो जो दिख रहा है, ये दो क्या सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, हमने सभी में कॉमन देख लिया, कॉमन ले लिया है, ठीक। तो इसको हमने एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे इसका एलसीएम लिखना है तो हमने लिख दिया इसको एक बार, हमने 2 लिख दिया, ठीक। अब देखो इसके बाद ये 3 आपको दिख रहा है क्या, सब में 1 3 दिख रहा है तो हमने एक बार यहाँ पे 3 भी लिख दिया। अब देखो क्या क्या बच रहा है, अब क्या क्या बच रहा है, अब बच ये रहा है कि यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे 1 2 बच रहा है, ये 2 कहीं से भी कॉमन नहीं हो रहा है, ये 2 यदि कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 बार लिखा है तो दोनों में से केवल एक को लेंगे। क्यों एक को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जो भी मल्टीप्लायर कॉमन होंगे उनमें से लोवेस्ट लेना, सॉरी बच्चों, उनमें से लोवेस्ट लेना है, लोवेस्ट मतलब कि एकदम न्यूनतम लेना है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे 2 ले लिया और अभी भी एक क्या बचा हुआ है, अभी भी एक यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे भी एक 3 बचा है तो हमने एक 3 ले लिया, यहाँ से भी कितना बन जाएगा, यहाँ से भी 36 बन जाएगा, ठीक। ये आपका दूसरा मेथड, ये आपका सेकेंड मेथड था, सेकेंड, बस ये फर्स्ट था। अब एक तीसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड तो इसको देखते ही तुरंत आंसर बताओगे, कहो तो बता दो तीसरा मेथड भी, लेकिन तीसरा मेथड बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी सर कैसे निकाले। देखो तीसरा मेथड भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, यहाँ पे थर्ड, मैं तीसरा मेथड भी एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, यदि किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो वो परेशान नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये दोनों मेथड वो अप्लाई कर लेगा। 6 12 18 और 36, 6 12 18 और 36। देखो ये 6 क्या ऐसा दिख रहा है कि 6 सभी में कॉमन है, 6 सभी में कॉमन है क्या, तो हमने एक बार 6 लिख लिया। इसके बाद ऐसा कितना, ऐसा कौन सा डिजिट है जो बच रहा है, जो अभी भी इन सभी में से 6 लेने के बाद भी बच जाएगा। तो यहां से आपने ले लिया 2, यहां से आपने 2 ले लिया तो ये 2 तो आ गया इसमें ही, यहां से आपको बच जा रहा है क्या, सॉरी कहां से ही लग जा रहा है, यहां पे एक आपका बच जा रहा है 6, यहां पे एक और 6 बच जा रहा है, तो यहां से भी हमने एक 6 ले लिया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दो, कितना बन गया 36। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दो, कितना बन जाएगा 36, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं समझ पाए, देखो ये 6 हमने ले लिया, 6 को ऐसे लिख दिया और ये मान लिया कि 6 सही में कॉमन है तो 6 को एक बार लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ 12 पे आइए, 12 पे क्या दिख रहा है, 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 बचा है ना, यहाँ पे 2 बचा है तो इस 2 को भी हमने लिख दिया, चल भाई 2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा है ये कि एक 3 यहाँ बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक 3 बच रहा है तो इस 3 को भी लिख दो, एक 3 को यहाँ पे लिख दो, खत्म हो गया। और बाकी यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है तो ये तो 6 का 6 कट ही गया है पहले से, तो अब ये फिर क्या बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा आपका 36, यहाँ से भी 36 बन जाएगा। तो हमने 3 मेथड बता दिया है, तीनों में से जो आपको आसान लगे वो मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। ये हो सकता है बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा,
बाकी ये और ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग यही मेथड अप्लाई करिएगा। अभी ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, थोड़ा सा अपर लेवल का है ये, तो ये आप लोग बाद में समझ लीजिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचसीएफ निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखो भाई एचसीएफ निकालने के भी दो मेथड है। एचसीएफ का पहले तो फुल फॉर्म लिख लो। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आपका भाग विधि होता है और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे यदि आप लोग भाग वाले मेथड से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी किसी को, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो उसमें आसानी से आप तुरंत इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। देखो जैसे मैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहा हूं, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको भाग वाले मेथड से। देख यहाँ पे दिया हुआ है क्या 18, 18 के बाद फिर दिया है 42, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 24। 18 और 24 और 42 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब वो गुणनखंड जिनका अब भाज्य ना हो सके, मतलब कि अब उसको तोड़ा जाए तो वो ना टूटे। जैसे कि मान लो कि आपका 6 है, 6 को आप दो चीज में तोड़ सकते हैं ना, 2 गुणे 3 में। लेकिन यदि मैं 5 लूंगा तो 5 को आप नहीं तोड़ सकते। तो 5 क्या है? 5 एक आपका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। यदि 3 मैं लूं तो 3 भी क्या है? आपका एक अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन यदि मैं 9 ले लूं तो 9 भी अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है अभाज्य गुणनखंड? क्योंकि भाई 3 गुणे 3 आप कर देंगे वो भी टूट जाएगा, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं रहेगा, ठीक। जो जितने भी डिजिट है वो डिजिट का यदि ब्रेक हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य है। और जिसका ब्रेक नहीं हो पाता है वो आपका अभाज्य होता है, ठीक। चलो 18 को यदि मैं लिखना चाहूं तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 42 का यदि मैं लिखना चाहूं तो 42 का क्या हो जाएगा भाई? 42 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। 24 का लिखना चाहें तो 24 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, दूनी 8, 8 तरी के 24, ठीक। ये 2 3 6, 6 7 42, 2 3 6, 6 3 18, ठीक। अब ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये कि ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो सभी में हो। हाईएस्ट का मतलब ये है कि जो सभी में हो, तब जाके उसी को हम लोग लेंगे एचसीएफ की तरह, नहीं तो बाकी को छोड़ देंगे। जैसे देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाओ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक सबसे पहले आपको 2 मिल रहा है क्या? यहां से 2 मिल गया, 2 हमने ले लिया, यहां से 2 मिला तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और कुछ मिल रहा है क्या? अब आपको एक ये 3 दिख रहा होगा, एक ये 3 दिख रहा है, ये 3 सभी में कॉमन है, ये 3 सभी में कॉमन है। तो यहां से आपका एचसीएफ क्या बनेगा? यहां से आपका एचसीएफ बन जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा देख लो भाग मेथड। दूसरा भाग मेथड है तो इसमें 18, 42 और 24, 18, 42 और 24 है। सॉरी यार, ये 18 है, 18, 42, 24। तो इसको तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, तो ये हो गया आपका 18, 24 फिर 42, 18, 24 फिर 42। अब 18 का भाग दो 24 में, 18 का भाग दिया 24 में तो कितनी बार गया भाई? एक बार गया। यहाँ पे लिखे 18, यहाँ बच गया 6, यहाँ पे बच गया 6। अब इस 6 का भाग दो फिर अगले वाले में, ये दोनों आपने ले लिया था। अब अगला कौन सा बचा है? 42 ना, तो यहाँ पे 42 का भाग लगा दो। 42 का भाग लगा दे तो अब क्या बचेगा? अब 6 7 42, यहाँ पे ये पूरा कट गया, 42 पूरा कट गया ना, पूरा कट गया। तो जो लास्ट वाला होता है जिससे पूरी संख्या कट जाती है, तो यही आपका क्या बनता है? यही आपका एचसीएफ बनता है, एचसीएफ। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो आपको लग रहा होगा कि सर भाग वाला मेथड ही आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे देगा तो आपको ये मेथड आसान लगेगा ज्यादा। आप लोगों को जो मेथड आसान लगा हो वो आप अप्लाई कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मिश्रित भिन्न से अनुपात भिन्न बनाइए। अनुपात देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये हो सकता है आपको लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, ये 7 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे फिर 7 लिखा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 52/7, फिर बी ऑप्शन है आपका 7/52, सी ऑप्शन है आपका 28/7, 28/7, ठीक है, डी ऑप्शन है आपका 7/28। देख भाई जो ऐसे लिखा रहता है 7 + 3 सॉरी ये 7 से ही 3/7, 7 से 3/7 हम लोग यही इसको पढ़ते हैं। इसको आप जब भिन्न में लिखते हो, भिन्न में लिखने के लिए करते ये हैं कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इसको जोड़ देते हैं। इसका इसके साथ क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 करो, फिर ये जो है इसको हम लोग जोड़ देते हैं +3, तो ये कितना हो सकते हैं 49, 49 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो ऐसे ही 49 + 3 बटा में 7। ठीक है, तो ये बन गया आपका, ये कितना बना 52/7। ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली लिखा कैसे हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 7 + 3/7, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये, तो देखो यहां से भी यदि इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे 7 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, ये एक बार 7 बार जाएगा तो 7 × 7 = 49, 49 + 3/7 मतलब कि यहाँ से कितना आ जाएगा 52/7, 52/7। ठीक है, 52/7, तो ये आपका आंसर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। ये जो दशमलव भिन्न दिया हुआ है इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो देख लो ये जो दशमलव है, इस दशमलव के दाहिने साइड में टोटल कितने अंक है, दाहिने साइड में जितने अंक होंगे उतने आपके 0 लग जाएंगे। तो देख काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक इधर है, 6 अंक उधर है, तो आपका 6 डिजिट इधर लग जाएगा, 6 इसमें 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो काउंट कर लो 6 0 किस में है, 6 0 ऑप्शन डी में है, 659 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का भिन्न बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप केवल पॉइंट के राइट साइड वाले, पॉइंट के इधर जो होता है उसको राइट साइड और इधर जो होता है उसको लेफ्ट साइड कहते हैं। तो पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक दिए हुए हैं वो सारे सीधे 10 के फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कि जितने अंक उधर दिए हुए उतने 0 लगा दो आगे 1 लिख के। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन सब लोग कर लेंगे, चलो मैं कर दे रहा हूं 3/4 + 2/5 - 5/20। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग 4 5 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे निकाल लो 4 5 20 का एलसीएम। तो देखो ऐसा है, आपको जो मैं तीसरा मेथड बताया था छोड़ो जाना, मैं तीसरा मेथड अप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सीधे 4 5 20 का एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को तीसरा मेथड नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो यहाँ पे 2 से इसको भाग करो पहले, तो ये कितना हुआ भाई 2 5, ये 10 हो गया, फिर 2 से करो तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 5 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका एलसीएम बन जाएगा आपका 2 × 2 × 5, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम इसका 20 हो गया। अब इसको यहाँ से भाग करो, इसमें तो 5 बार जाएगा तो 5 × 3 = 15, प्लस ये 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, माइनस ये 1 बार जाएगा तो -5। ठीक है, दोनों को ऐड करो कितना हुआ 18, 15 8 कितना हुआ 23, 15 8 23, 23 में से 5 गया 18, 18/20, 18/20 को और क्या लिख सकते हो, इसको 2 से काट दो, 2 से काटो तो कितना हो जाएगा ये 9/10, 9/10 ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, 9/10 ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 9/10। ठीक, चल भाई अगला क्वेश्चन देख ले। हाँ, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, डिवाइड कैसे किया जाता है।
डिवाइड का बेसिक्स, इतना बेसिक्स तो आता होगा सबको। डिवाइड करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो भाग दिया हुआ है, यहाँ पे भाग का सिंबल बनाया है, तो इसको हम लोग करने के लिए करते ये हैं कि 20/31, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब इस भाग को जब हम लोग गुणा में चेंज करते हैं, जब इस भाग को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं, तो ये वाला जो डिजिट है ये अंश का हर का अंश बन जाता है। तो इसको हमने लिख दिया 62/15। 62/15, पहले 15/62 था, अब हम इसको लिख देंगे 62/15। तो इसको इससे काट दो, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40/20 दूनी का 40, 40/15। 40/15 को और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 40/15 को और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 3, 8/3। 8/3 को और क्या लिख सकते हो भाई, 8/3 को आप लिख सकते हो 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 कैसे, क्योंकि यहां से देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3। ठीक है, 2 सही 2/3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।